हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज तो मैं आप लोगों को गुरु पूर्णिमा का हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि ज़िंदगी में गुरु की दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिना गुरु का जीवन हमेशा ही ऐसा असफल माना जाता है, क्योंकि कहावत कही जाती है कि गुरु के बिना ज्ञान सफल नहीं हो पाता है। तभी तो हम कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, और गुरु बलिहारी आपकी जो गोविंद दियो बताए। यानी अगर माता और पिता और गुरु की बात की जाए तो इनमें से माता पिता से भी ज़्यादा महत्व स्थान गुरु को दी जाती है, क्योंकि गुरु ही वह होता है जो आपको आपके माता पिता के बारे में बताता है कि यही आपकी माँ और यही आपके पिता है। इसलिए आज के दिन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और एक खास स्थान रखता है। मैं भी अपने गुरु को सुबह सुबह याद किया था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जिन्हें अपना गुरु मानते हैं उन्हें निश्चित तौर पे आप याद किए होंगे। और इसीलिए मैं अपने मेंटर स्टडी पॉइंट की तरफ से सभी मेरे प्रिय स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन सभी को दोबारा गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने YouTube चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आप लोगों को आधुनिक भारत का क्लास दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इस आधुनिक भारत में अभी तक मैंने आप लोगों को कई चैप्टर का अध्ययन करा दिया है, जैसे यूरोपियों का आगमन, मुगलों का पतन, नवीन राज्यों का उत्थान। इसके बाद हमने आपको मराठा भी कराया, और फिर हमने ये भी कराने का प्रयास किया कि ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव भारत में कैसा पड़ा। आज दोस्तों मैं आप लोगों को एक उस चैप्टर की बात करने जा रहा हूँ जो भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और यहीं से हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ा चेंजेस भी दिखाई देने लगता है। और यहाँ से देखा जाए तो हमारे जीवन में भी बहुत कुछ मिलता है सीखने को, जिसका नाम है 1857 का विद्रोह। दोस्तों, आज हम लोग 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा चीज़ आपको बता देता हूँ कि कई बार लोग इसे समझने का प्रयास करना कि कई बार इस टॉपिक को लोग 1857 का विद्रोह भी कहते हैं, तो कई बार लोग ये भी कहते हैं कि 1857 की क्रांति कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्रांति और विद्रोह में दोस्तों बहुत अंतर होता है। अब आप इसे अगर दोनों को समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप दोनों को डिफाइन कर पाएंगे कि 1857 की क्रांति थी या वो विद्रोह था, या वह पहला स्वतंत्रता संग्राम था हिंदुस्तान का। क्रांति का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन, मतलब एक ऐसी जगह पे परिवर्तन होना जो पहले से चला आ रहा हो और उस वक्त उसमें बड़ा चेंजेस हो गया, उसको हम लोग परिवर्तन कहते हैं। जैसे अगर हम कहें फ्रांस की क्रांति, तो फ्रांस की क्रांति में राजा का पद चला आ रहा था लंबे समय से, और जब क्रांति हुई तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का नया परिवर्तन हुआ, तो उसे हम क्रांति कहते हैं, यानी एक महान परिवर्तन। विद्रोह का मतलब होता है छोटे स्तर पे कुछ संगठित लोग मिल करके क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। और स्वतंत्रता संग्राम का अर्थ होता है कि वहाँ से आपके अंदर राष्ट्र भावना का विकास होने लगता है और आप अपने देश के प्रति सोचने लगते हैं और देश के विकास और देश की आज़ादी के लिए सोचते हैं। अब आप ये कल्पना कर सकते हैं कि 1857 की क्रांति में तीनों में क्या था। क्या यहाँ से एक महान परिवर्तन भी हुआ? क्या ये छोटे स्तर पे कुछ लोगों का संगठित विद्रोह था, या क्रांति की नींव पड़ी? ऐसी स्थिति में हमें स्पष्ट तौर पे ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये क्या था। क्रांति थी तो कुछ हद तक क्रांति का भी संकेत इसमें मिलता है, तो कुछ हद तक विद्रोह का भी प्रमाण मिलता है, तो कुछ हमारे इतिहासकार जैसे बी.डी. सावरकर जैसे लोग कहते हैं कि यह क्या था, यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की नींव थी,
और यहीं से हमने ये लक्ष्य डिसाइड कर लिया कि आगे हमें अंग्रेजों से लड़ना है। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर तीनों का अंश मिलता है। हम ज़्यादा अगर देखें तो ज़्यादा अंश विद्रोह का मिलता है, इसलिए हम इसे 1857 का विद्रोह कह करके पुकारते हैं। कई बार क्रांति भी कहते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। आगे बात समझ में दोस्तों, ये तो मैंने आपको हेडिंग यानी टॉपिक समझाने का प्रयास किया है। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें हम कुछ चीज़ों पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस को समझने के लिए दोस्तों बहुत बारीकी से ध्यान को समझना पड़ता है। सबसे पहले हम जब 1857 का विद्रोह शुरू कर रहे हैं तो इसमें हम स्वरूप की बात करेंगे। स्वरूप का मतलब होता है कोई नेचर, यानी इस 1857 की क्रांति का नेचर कैसा था, इसकी प्रकृति कैसी थी। स्वरूप का मतलब प्रकृति कैसी थी। क्या यह विद्रोह था? क्या यह हिंदू और मुस्लिम का एक षड्यंत्र था? क्या यह सभ्यता और असभ्यता के बीच में संघर्ष था? क्या अंग्रेज और भारत के सिपाहियों के बीच संघर्ष था? इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे इसी स्वरूप में। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकृति या नेचर। इसकी प्रकृति कैसी थी, नेचर कैसा था। कई बार आप देखते हैं किसी बच्चे को देखकर लोग कहते हैं कि इसका तो नेचर बहुत सीधा साधा शांत स्वभाव का है, यानी उसका जो प्रकृति है, उसका जो स्वरूप है वो बहुत शांत स्वभाव का है। तो उसी तरह से हमारे 1857 की जो प्रकृति है वो कैसी है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे पहले। उसके बाद दोस्तों हम ये देखेंगे कि 1857 के कारण क्या थे, जो विद्रोह हुआ उसके पीछे मुख्य कारण क्या था। अक्सर लोग ये कहते हैं कि 1857 के विद्रोह के पीछे एक मुख्य कारण चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है दोस्तों, क्या था? चर्बी वाला कारतूस। ये मान लिया हमने भी कि चर्बी वाला कारतूस ही मुख्य एक कारण था, लेकिन क्या वो एक ही कारण था? क्या एक दिन चर्बी वाला कारतूस मार्केट में आया और उसी दिन लोगों के अंदर विद्रोह की पनक गई? ऐसा कभी नहीं होता है। कभी भी विद्रोह के लिए लंबा वक्त लगता है और व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे परंपरा जगती है, तब किसी चीज को लेकर के वो विद्रोह करता है। यहाँ पर भी 1857 के विद्रोह का वो तत्कालिक कारण था, यानी कहने का मतलब कि पहले से ही हमारे अंदर विद्रोह की भावना जग चुकी थी और जग भी रही थी, लेकिन वो एक चिंगारी का काम किया, माचिस के तिल्ली का काम किया कि उसने विद्रोह को जन्म दे दिया। हालांकि उससे पहले राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे, सैनिक स्तर पे हमारे अंदर अंग्रेजों के खिलाफ क्या था? एक अलग ही विद्रोह, अलग ही असंतोष पैदा हो रहा था। इन सारे स्तर के असंतोष को चर्बी वाले कारतूस ने एक जगह लाके खड़ा कर दिया और उसके बाद से क्या हुआ? विद्रोह की स्थिति बन गई और विद्रोह शुरू हुआ। इस कारण को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जब हम इसे पढ़ेंगे तो इसमें हम राजनीतिक कारण देखेंगे, आर्थिक कारण देखेंगे, सामाजिक कारण देखेंगे, धार्मिक कारण देखेंगे और सैनिक कारण भी देखेंगे, और तब लास्ट में तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तब, ये आप ध्यान से मैंने आपको बता दिया, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ, कहाँ से इसका शुरुआत हुई। कई बार लोग अक्सर ये मानते हैं कि मंगल पांडे जैसा व्यक्ति था जिसे पता चला और उसने कलकत्ता में दमदम जगह से विद्रोह की प्रक्रिया को शुरुआत कर दी। बिल्कुल सही बात है, वहां से विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन क्या वास्तव में हकीकत वाली कहानी वहां से हुई? नहीं। जो देश में जो विद्रोह की स्थिति फैली वो मेरठ से फैली, और मेरठ के सिपाही रातों रात चल करके दिल्ली पहुंचे और लाल किला में प्रवेश करके, उस समय हमारे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था जिसे अपना नेता घोषित किया, और यहाँ से ये विद्रोह की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसको हम लोग प्रारंभ कहते हैं, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में मंगल पांडे को ही हम लोग स्वीकार करते हैं। तो इस कहानी को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा हम लोग कहानी पढ़ेंगे कि विद्रोह का प्रसार कैसा था। प्रसार का मतलब होता है बेटा फैलाव। क्या ये विद्रोह कहाँ तक फैला? क्या उत्तर भारत तक फैला, या केवल जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं तक रहा, या केवल उत्तर भारत मध्य भारत तक रहा, या पूरे दक्षिण भारत में या संपूर्ण भारत में फैला? इस चीज के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और फिर फैलने के बाद इसका पतन कैसे हो गया, आखिर ये कैसे खत्म हो गया, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे असफलता के कारण, कि बड़ी बहादुरी के साथ हमने युद्ध तो लड़ा
लेकिन अंतिम रूप से हमें रिजल्ट यही मिला कि हम क्या हो गए, असफल हो गए। तो आखिर इस असफलता के पीछे वजह क्या था? हमारे पास इतनी सेना थी, सब कुछ हमारे पास था, अंग्रेज विदेशी थे, बाहर थे, इंडिया में लड़ रहे थे, उसके बावजूद भी उनकी छोटी सी संख्या हमारे ऊपर हावी हुई और हम इस विद्रोह में असफल हो गए और उनके सामने घुटने टेक दिए। इसके पीछे कारण क्या था, तो इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि असफलता हमें क्यों हाथ लगी। क्या हम संगठित नहीं थे? क्या हमारे पास हथियार नहीं था? क्या हथियार होने के बावजूद भी जो हथियार था वो आधुनिक नहीं था, पारंपरिक था? इन सब चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे और बड़ी ही समझ में अच्छी तरह से आपको आएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि असफल तो हो गए, कोई बात नहीं है, युद्ध हुआ, जीते या हार तो चलती है, लेकिन उसका महत्व क्या हुआ, इस महत्व को हम समझने का प्रयास करेंगे कि 1857 की क्रांति ने यह तो सिद्ध कर दिया कि अब अंग्रेज लंबे समय तक हमारे देश पे शासन नहीं करेंगे। इस एक महत्व यहाँ निकल कर गया, हमारे अंदर राष्ट्रवाद पनपा और थोड़ी हमारे अंदर विश्वास पैदा हुई कि जब हम छोटे लेवल पे लड़ करके अंग्रेजों से कर सकते हैं तो पूरे देश के लोग अगर शामिल हो जाते इस विद्रोह में तो क्या हम वास्तव में जीत नहीं पाते, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि परिणाम क्या निकला इसका, इस विद्रोह का वास्तविक रूप से क्या परिणाम निकला। तो परिणाम भी इसका, रिजल्ट भी इसका बहुत बेहतर था, क्योंकि अब यहीं से कंपनी के शासन को समाप्त हो जाता है, ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे चलना शुरू हो जाती है। इस कहानी को भी समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मेरा कहने का उद्देश्य था, मैंने एक्सप्लेन किया कि 1857 के विद्रोह को हम लोग मुख्य रूप से 7 पॉइंट्स के माध्यम से आपको एक्सप्लेन मैं करूंगा और आपको समझ में आएगा, ये मेरा पूरा वादा है। दोस्तों, आज हम लोग एक चीज़ बताते हैं आपको कि आज से हम लोग यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास लेने की प्रक्रिया में लगे हुए थे और निश्चित तौर पे पिछले 1 महीने के अथक प्रयासों के बाद और आप लोगों का सहयोग मिलने के बाद हम इस मुकाम पे पहुंच चुके थे कि अब मैं YouTube पे आपको ऑनलाइन क्लास ले लेता, लेकिन बड़ी दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि कुछ अभी भी टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है। जैसे मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि एक तो मैं अकेला हूँ, तो यहाँ पे 2 व्यक्ति की नीड जरूरत पड़ रही है, एक मैं और इसके अलावा एक व्यक्ति और की। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई बेल दबा देता है, कोई घंटी बजा देता है, कोई गेट पे आ जाता है, तो इसके संभालने के लिए कोई बाहर का व्यक्ति हो, जब मैं बैठूं तो आपके सामने 1 घंटा बैठूं। एक तो यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे भी बहुत कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब मैं शूट आउट करता हूँ तो जो कंप्यूटर का जो फैन चलता है उसकी आवाज़ बहुत घड़घड़ाहट आ रही है, उसके बारे में डिटेल्स जानकारी हमें नहीं मिल पा रही कि उस आवाज़ को हम कहाँ से कम करें। तीसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, जो वाईफाई चल रहा है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है, जिसके लिए मैंने तो कॉल कर दिया है। तो ये छोटी छोटी कई ऐसी कारणें हो रही है जिसकी वजह से हम डिले हो गए। लेकिन दोस्तों, आपको बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ सदैव खड़ा हूँ और जब तक वहाँ पे काम में सफलता हमें नहीं मिल जाती है तब तक मैं आप लोगों को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से करूँगा और जितना हो सकता है उतना मैं अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करूँगा, भले ही वो मौखिक तौर पे ही सही। आपको पीडीएफ में डाल ही देता हूँ अपना टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप पीडीएफ मेरा डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। एक बार की जगह पे 2 बार आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी और मेरा दावा है कि आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो आप निसंकोच हमें फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं, सर कि ये वाली पॉइंट थोड़ी हमें समझ में नहीं आई। अगर आपके पास 2 मिनट का वक्त है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं बिल्कुल ही बता पाऊँगा, बिल्कुल बताने में आपका सहयोग करूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो दोस्तों, आप जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप ही के सहयोग से ये मेंटल स्टडी पॉइंट जो है आगे बढ़ रहा है और मैं भी लगातार इसमें प्रयास कर रहा हूं कि मैं इसको और बेहतर तरीके से करूं, लेकिन कुछ सहयोग की भावना और कुछ कमी और कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम उस चीज़ पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां हमें अंतिम रूप से पहुंचना चाहिए। तो जैसे मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जैसा मेरा वीडियो पहले से चला आ रहा था वैसे मैं अभी भी हर रोज 2 वीडियो डालूंगा। एक एनसीईआरटी का जिसे आप जरूर देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं उसको बड़ी ही आराम से एक एक चैप्टर को 10-10
2-2, 3-3, 4-4, 5-5 वीडियो में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप घर पे अपना नहीं पढ़ पाते हैं तो आप इसी के माध्यम से पढ़ें। और दूसरी तरफ हम मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं, जो हम लोग 50% मतलब पढ़ने में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। अब 50% बचा हुआ है, आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जस्ट ही मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस शुरू करूंगा, और जहाँ तक हो पाएगा मैं सारा जीएस जैसे बताया हूँ उस हिसाब से मैं कराने का प्रयास करूंगा। और इसी बीच अगर हमें सफलता मिल जाती है यूट्यूब पे तो मैं वहाँ भी काम करना शुरू करूंगा और ये वीडियो भी आपका जारी करता रहूँगा। तो ये दोस्तों, आपको मुझे अपने इस चैनल के माध्यम से एक संदेश देना था। बिल्कुल आप निराश मत होइएगा और बिल्कुल मत घबराइएगा कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, सिर्फ फेस नहीं देख पा रहे हैं, बाकी मैं वही कहानी बता रहा हूँ जो मैं वहाँ पे भी बताऊँगा और यहाँ पर भी उसी कहानी के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल कोई अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर रखते हैं। अभी तक अगर आप लोगों में से कोई व्यक्ति मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, हमने 7 पॉइंट के अंतर्गत विद्रोह करने का प्रयास समझने का कोशिश की। इसमें हम सबसे पहले थोड़ा सा बात करते हैं परिचय की। यहाँ से बाबू आपके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1857 का विद्रोह भारत में हो रहा था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये एक क्वेश्चन आता है। पाल्मस्टन जो भारत का में विद्रोह के समय इंग्लैंड में वहाँ का प्रधानमंत्री था। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब यहाँ पे 1857 का विद्रोह हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड केनिंग था उस समय भारत का गवर्नर जनरल। एक तो ये भी याद कर लेंगे। तीसरा, विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था। तो जॉर्ज एनिसन था, ये याद रखिएगा। और विद्रोह प्रारंभ होने के बाद नियुक्त सेनापति कौन हुआ। तो कैंपबेल हुआ, ये भी याद रखिएगा। और जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय भारत का मुगल सम्राट कौन था। तो बहादुर शाह जफर था। और यही व्यक्ति 1857 के विद्रोह का हमारा नेता भी था। यानी कुल मिलाकर 5 पॉइंट है बेटा, और 5 पॉइंट से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब स्वरूप की बात करते हैं। जैसा कि मैंने जस्ट पहले ही बताया कि स्वरूप का तात्पर्य होता है प्रकृति से। प्रकृति का मतलब अगर हम कहें कि किसी का नेचर से, यानी उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा था, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो 1857 की क्रांति का व्यवहार कैसा था, कैसा लग रहा था। क्या ये लग रहा था कि 1857 की क्रांति हमारे देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिद्ध होगी। क्या ये हमें लग रहा था कि ये हिंदू और मुस्लिम के बीच का एक षड्यंत्र हो रहा है। क्या ये हमें लग रहा था कि हम इस विद्रोह के माध्यम से अंग्रेजों को भगा पाएंगे। क्या ये लग रहा था कि इस विद्रोह के बाद एक नई परिवर्तन होगी। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में अंग्रेज क्या लिखते हैं वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं। भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर, 100 वर्ष बाबू कहने का मतलब मेरा ये है कि मैंने आपको पढ़ाया है कि अंग्रेज भारत में अपना पैर तभी जमाने में सफल हुए जब प्लासी के युद्ध में वो सफल हुए थे। और 1757 में प्लासी की युद्ध हुई थी और ठीक 100 साल बाद 1857 में विद्रोह हो रहा है। तो उसी चीज को माना। ऐसे तो कहा जाए तो वो आ गए थे तो 1908 में हिंदुस्तान में, लेकिन वो व्यापारिक सत्ता को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब भारत में अंग्रेज अपना पैर जमाने के लिए प्लासी के युद्ध को जीत करके बंगाल में अपना कदम रख रहे थे। वहां से 100 साल हमने काउंट किया है। ठीक है दोस्तों, तो वही कह रहा, पूरे होने की पूर्व संध्या पर भारतीय सैनिकों द्वारा जो विद्रोह किया गया उसकी प्रकृति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। जो वहां पे विद्रोह हुआ उसको लेकर के भारतीय विद्वानों के बीच में क्या है, मतभेद है कि क्या यह वास्तव में विद्रोह था या कोई क्रांति थी। अब कह रहा है कि अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह या सामंतवादी प्रतिक्रिया, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आदि की संज्ञा दिया। अंग्रेज जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि ये विद्रोह नहीं था, ये तो सबसे क्षणिक सिपाहियों का विद्रोह था। सिपाहियों ने विद्रोह किया, किसी कारण से असंतुष्ट हो गए होंगे और वो असंतुष्ट को उन्होंने जाहिर कर दिया। फिर बताते हैं कि कुछ जैसे जमींदारों ने भाग लिया था, कुछ ने भाग लिया था, कुछ ने तो भाग नहीं लिया था जमींदार हमारे यहाँ, तो उसमें से सामंतवादी प्रक्रिया थी वो बताते हैं। और कुछ कहते हैं कि वो हिंदू और मुस्लिम का एक षड्यंत्र था जो हमें झेलना पड़ गया। ये बात कौन कहता है, अंग्रेजी इतिहासकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे राष्ट्रीय आंदोलन स्वीकार करते हैं। भारतीय जो इतिहासकार हैं वो इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं,
जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। इनका मानना है कि राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है और इसमें हमें स्वतंत्रता की लड़ाई की हमें आवाज गूंज रही थी। ये भारतीयों का कहना है, जबकि विदेशी जो इतिहासकार थे उनका कहना है कि ये मात्र एक संघर्ष षड्यंत्र था। ठीक, और वो क्या कहते हैं कि सामंतवादी प्रक्रिया, सिपाही विद्रोह और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र को कहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए आज़ादी की पहली लड़ाई थी। ठीक, अब कुछ अंग्रेजी इतिहासकार जैसे लॉरेंस सीले, ट्रेविलियंस, मालसन और टी.आर. होम्स आदि अंग्रेजी इतिहासकारों ने मात्र इसे सैनिक विद्रोह कहा है, जिसका साथ कुछ भारतीय इतिहासकारों ने भी दिया। कुछ भारतीयों ने भी कहा कि नहीं सैनिक विद्रोह था और अंग्रेजों ने कहा कि सैनिक विद्रोह था। उसके पीछे वजह था, वो कभी मान ही नहीं सकते हैं कि ये विद्रोह नहीं था। तो ये ऐसा कर देते तो फिर उनकी तो इसमें प्रतिष्ठा जाती ना, उनके लिए शिकायत की बात थी, इसीलिए उसको विद्रोह मानते हैं। लेकिन यह पूर्ण रूप से उचित नहीं है। हालांकि यह विद्रोह सैनिक विद्रोह के रूप में जरूर प्रारंभ हुआ, परंतु बाद में इसमें जनता ने भी भाग लिया और ये राष्ट्र लंबे समय तक फैला, दूर दूर तक गया। इसलिए इसको हम लोग विद्रोह कहें, ये हमारे लिए उचित नहीं है। ठीक है, अब देखिए कुछ इतिहासकार कुछ बातें भी कहते हैं। जैसे टी.आर. होम्स एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि ये बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। बर्बरता वो भारतीयों को कहते हैं और सभ्यता अंग्रेज को कहते हैं कि बर्बर जो इंसान जो हैं, मतलब जो अनपढ़ गंवार इंसान है, वो भारतीय हैं और सभ्य लोग जो हैं वो अंग्रेज हैं। तो ये सभ्यता और असभ्यता के बीच की लड़ाई थी, ये कोई विद्रोह नहीं था। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर जो है ये कहता है कि हिंदू और मुस्लिम का ये षड्यंत्र था। हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या था? षड्यंत्र था। बेंजामिन डिजरायली ये एकमात्र इतिहासकार हैं जो विदेशी इतिहासकार है, ये कहता है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सैनिक विद्रोह था। इसे आप याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका ये कथन था कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सैनिक। अंग्रेजों में तो वो था बेंजामिन डिजरायली। ये एक सवाल बेटा कई बार पूछा गया है। बी.डी. सावरकर जो थे हमारे, जो 1909 में उनकी किताब आई थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में, उन्होंने कहा कि ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। यानी पहले से हमने इसको नियोजित कर रखा था, पहले से हमने इसे प्लान कर रखा था और तब हमने विद्रोह किया, तो इसलिए उन्होंने इसको क्या कहा? सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा। ये भी किताब पूछी जाती है कई बार कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसका है? तो बी.डी. सावरकर का, जिसको उन्होंने 1909 में लिखा था, याद रखिएगा। सैयद अहमद खां ये भी थे, बिजनौर के उस समय मंत्री थे। इन्होंने कहा कि यह एक सैनिक विद्रोह था, ये अंग्रेजों के पक्ष में थे, यह एक सैनिक विद्रोह था। अशोक मेहता कहते हैं कि विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। विद्रोह तो था, लेकिन जो इसका नेचर था वो राष्ट्रीय स्तर पे था, केवल एक जगह पे नहीं, कई जगहों पे फैला हुआ था और कई प्रकार के लोग इसमें भाग लिए थे, केवल सिपाही नहीं लिए थे, इसलिए हम इसे सिपाही विद्रोह नहीं कह सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने क्या देखा कि इस विद्रोह को लेकर अलग अलग इतिहासकारों का अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। खासकर विदेशी इतिहासकार तो इसे कभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन था या राष्ट्रीय विद्रोह था। वो ये बात बताने में लगे हुए हैं कि सैनिक विद्रोह था और छिटपुट एक विद्रोह था जिसको हम दबाने में सफल हो गए। वहीं अपने भारतीय इतिहासकार का मानना है कि नहीं, ये स्वतंत्रता संग्राम की पहली नींव थी या यह राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्रीय विद्रोह था, जो एक आगे चल करके स्वतंत्रता संग्राम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने स्वरूप को समझने की कोशिश की कि स्वरूप के बारे में सभी का क्या है, अलग अलग दृष्टिकोण है और अलग अलग मानना है, लेकिन निष्कर्षतः हम ये बात कहेंगे कि इसका परिणाम क्या निकला। तो आज देखते हैं, आगे बात करते हैं। कह रहा है कि निष्कर्षतः 1857 ईस्वी का विद्रोह मध्ययुगीन व्यवस्था से, मतलब पीछे की व्यवस्था नहीं, मध्यकाल की व्यवस्था से अपने को बचाने और अपनी खोई हुई मर्यादा प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था। यानी पुरानी चीजों से बचाना जो हमारे ऊपर हावी हो रही थी और अपनी खोई हुई मर्यादा जो हमारा खत्म हो रहा था, उससे जीतने का ये प्रयास था। राजा जमींदार इस जमात के नेता तो थे। इस प्रकार मोटे तौर पर यह एक राजनीतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत से विदेशी शासन को दूर करना था। ये एक उद्देश्य था। तो अगर ऐसी बात होती है तो हम इसे राष्ट्रीय आंदोलन तो कह ही सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, एक बड़े लेवल पे विद्रोह था जिसमें हिंदुस्तान के लगभग सभी लोगों ने भाग लिया। कुछ लोग जो थे वो इसमें भाग नहीं लिए, जैसे पढ़े लिखे लोग और जमींदार तब
ये सब भाग नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, इसके पीछे भी इनका वजह था। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 2-3 चीज़ों की चर्चा की। एक तो हमने गुरु पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा की चर्चा की, जिसमें सभी को हमने धन्यवाद दिया, सभी गुरुओं को प्रणाम किया। और दूसरी चीज़ हमने ये देखने का प्रयास किया कि जो हमारे साथ टेक्निकल फॉल्ट हो रही थी, इसलिए मैंने कहा आपसे कि बिल्कुल आप निराश मत होइएगा। आपके साथ मैं खड़ा हूँ और जीएस की जिम्मेदारी हमने उठाई है, तो पूरी सफलतापूर्वक मैं आपको निभाऊंगा। और अभी तो 1 ही महीने हुए हैं और इसी दौरान अगर मैं 2 वीडियो एक ही सब्जेक्ट का डालता तो शायद एक सब्जेक्ट अभी तक कंप्लीट हो गया होता। मैंने आपको एक तरफ एनसीईआरटी का सीरीज शुरू किया ताकि वहां से आपका बेसिक क्लियर होता चले, और दूसरी तरफ हमने आधुनिक भारत को पढ़ाने का प्रयास किया। ये जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको पॉलिटी कराना शुरू करूंगा। तो इसलिए दोस्तों आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जो भी एग्जाम आप देने की तैयारी कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और मैं आपको निश्चित तौर पे एक दिन आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने में सफल हो जाऊंगा। और जो आपके अंदर या बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर जो जीएस को लेकर के भ्रम पैदा रहता है, उस मिथक को हम तो निश्चित तौर पे दूर कर देंगे, और पूरी हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या ज्योग्राफी या बायोलॉजी हो, उसको मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाने में सफल हो जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों ने, फिर से मैं कहता हूं कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए, क्योंकि आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ही ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलेगी। आप इसे फैलाइए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और इसी के साथ ही हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।